कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका संरचना एवं कार्य। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ते हैं अपन। कोशिका के बारे में कहा जाता है कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कैसे? यह अपने शरीर की छोटी से छोटी संरचना, छोटी से छोटी स्ट्रक्चर होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। और क्रियात्मक क्या कि अपने शरीर में सबसे छोटी से छोटी वर्क करने वाली, काम करने वाली, क्रिया करने वाली इकाई कोशिका ही होती है। इसलिए इसे शरीर की सबसे छोटी से छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसके बाद में अपन देखें कोशिका की खोज किसने की, कैसे की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क पादप छाल के मर्त भाग कॉर्क में की, जो कि मर्त कोशिकाएं थी। कौन सी थी दोस्तों? मर्त कोशिकाएं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की कोशिका की खोज पादप छाल की कॉर्क में। और इन्होंने बताया कि कोशिका जो होती है वो ईंटों से मिलकर जैसे मकान बनता है, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर भवन का, अपने शरीर का निर्माण होता है। या फिर अपन देखें कि मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं दिखती है। और अपन देखें कोशिका, तो किसी भी सजीव या निर्जीव को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं अपन? जैसे कोई भी सजीव है, सजीव प्राणी है, तो सजीव प्राणी किसी भी जीव के अंदर कोशिका होती है। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जा सकता है। यानी कोई भी जीव है तो उसमें कोशिका पाई जाएगी और जीव में कोशिका नहीं पाई जाएगी। कोशिका पाए जाने के मीन्स मतलब किसी भी जीव में कोशिका है, वो एक्टिव है, कार्य कर रही है, जैसे पाचन अवशोषण वगैरह कर रही है, तो वह सजीव है। और अगर यह कार्य नहीं हो रहा है उसमें कोशिका के द्वारा, तो वह निर्जीव है। ऐसे पाए जाने में कोशिका लकड़ी के टुकड़े में भी मिलेगी, लेकिन वो मर्त कोशिका मिलेगी, जो कि रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, मर्त कोशिका की। तो कोशिका का जीव का यूनिक कैरेक्टर क्या हो गया सजीव का, कि उसमें कोशिका पाई जाती है। फिर बाद में अपन देखते हैं रॉबर्ट हुक ने कैसे बताया। इन्होंने कहा कि ईंटों की तरह, जैसे ईंटों से मिलकर भवन बनता है या मक्खी के छत्ते में बॉक्स होते हैं, उसी प्रकार। तो इन्होंने कहा कि दो कोशिकाओं के बीच में ये दीवार या पट्टी के रूप में, क्या बताया इसने, क्या नाम दिया इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया, जो कि दो कोशिकाओं को आपस में अलग करती है। फिर आगे चलते हैं अपन इसकी संख्या, आकृति, आकार पे वो देखते हैं इसका कि क्या कितनी इसकी संख्या होती है, क्या आकार होता है, कैसे क्या होता है। सबसे पहले संख्या। संख्या में दोस्तों दो प्रकार से होती है, एक तो यूनिसेलुलर और एक होती है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय यानी जो पूरे जीवन काल में एक कोशिका से अपना जीवन गुजार दे, और बहुकोशिकीय यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं की आवश्यकता हो। ये अपने जीवन काल की सभी क्रियाएं एक कोशिका से ही करता है, जैसे पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, सब कुछ एक कोशिका से ही करता है, जबकि ये दो या दो से अधिक कोशिका से। एक कोशिकीय जीव का अपन देखें तो अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये अमीबा हुआ, तो ये एक कोशिका से सभी कार्य करते हैं।
और बहुकोशिकीय में जीव जंतु ये आ जाए। अब अपन आकृति देखते हैं किसी भी कोशिका की, तो अमीबा की आकृति देखें अपन, तो ये ऐसे अनियमित आकृति का होता है, कोई फिक्स आकृति नहीं होती है। ये एक कोशिका है, एक कोशिका ही की आकृति देख रहे हैं अपन, लेकिन अमीबा जो है वो एक कोशिका से ही पूरा जीव बना हुआ होता है। तो एक कोशिका की आकृति कोई फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पादाब निकलते हैं, पादाब, जो कि क्या क्या काम आते हैं? गमन व भोजन ग्रहण के, गमन व भोजन ग्रहण के, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के व भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें पादाब निकलते हैं ऐसे ऐसे, जो कि इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी साइज को चेंज कर देते हैं। ऐसे भोजन आया इसके पास, पादाब निकले, प्रवर्ध निकले, इसके प्रवर्ध बढ़े हुए और इसने भोजन का अंतर ग्रहण कर लिया। या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो भी ये पादाब का प्रयोग करता है। ठीक है, अब और साइज देखें जैसे WBC की, तो उसकी भी साइज अनियमित होती है। न्यूरॉन की साइज देखें अपन, तंत्रिका कोशिका की, ये डेंड्राइट हो गए, ये साइटोन हो गए, ये एक्सोन, तो उसकी तर्कुरूपी आकृति होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि कोशिका गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, तर्कुरूपी भी हो सकती है, लंबी छोटी कैसी भी साइज हो सकती है, कैसी भी आकृति हो सकती है, आकार आकृति कैसी भी हो सकती है। अब संख्या देख ली अपन ने, अब अपन देखते हैं इसका क्या आकार। आकार में दोस्तों 0.1 mm से 1 से सेंटीमीटर तक वेरी करता है। mm से सेंटीमीटर, mm यानी मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या होता है? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यानी 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, और यहाँ क्या लिख रखा है? 0.1 यानी 10,000वां हिस्सा। इतनी छोटी कोशिका, यानी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। और सेंटीमीटर में भी, अब अपने को एग्जाम्पल में दे रखा है शुतुरमुर्ग का अंडा, उसकी साइज दे रखी है 170 mm लंबा और 130 mm चौड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये आकार में वेरी। संख्या में देखी थी अपन ने, एक कोशिका भी हो सकती है, बहुकोशिका यानी संख्या करोड़ों हो सकती है, अरबों हो सकती है, खरबों बहुत संख्या में भी हो सकती है शरीर में। अब आकार में, अब अपन देखें कि आकार डिपेंड किस पे करता है? क्या जीव के आकार पे कोशिका का आकार डिपेंड करता है? कि जैसे जितने आकार की कोशिका, जितना बड़ा जीव होगा उसकी कोशिका भी उतनी ही बड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कोशिका का आकार जो होता है वो उसके कार्यों पर डिपेंड करता है। अगला टॉपिक यही है कि कोशिका का आकार वो उसके कार्य। आकार अपन ने देख लिया, अब उसके क्या कार्य, कैसी दिखती है कोशिका, कार्य क्या क्या होते हैं, तो वो देखते हैं। दिखने में मैंने बता दी अनियमित आकृति की होती है, तर्करूपी भी होती है। तो अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं? कोशिका का कार्य क्या क्या होंगे? कार्य में अपन देखें पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, शोषण, उत्सर्जन आदि भी बता सकते हैं। लेकिन देख पाचन कैसे, कि जो भी अपन ने भोजन ग्रहण किया उसका एट द एंड जाके वो कोशिका में ही जाके उसका पाचन होगा। स्वांगीकरण कैसे, कि पाचन हुआ, जो अपने यूटिलाइज पार्ट है, यानी जो अपने उपयोगी भाग है उस भोजन का, जैसे ATP वगैरह है, ऊर्जा है, वो इसी कोशिका में बनती है। अवशोषण कैसे, जैसे कोई भी पेड़ है, उसकी जड़ है, उसकी जड़ में जो भोजन एवं खनिज लवण का अवशोषण है वो उस जड़ की कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी कोशिका के कार्य हो गए। अब उसके बाद में अपन देखें अब कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं वो देखते हैं अपन आगे। भागों में क्या क्या, मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ।
भागों में मेनली अपने को 3 ही दे रखा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, और दे रखा है अपने को केंद्रक, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो पाया जाता है उसको क्या दे रखा है अपने को, कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, क्या क्या, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये अपने को पार्ट दे रखा है। ये जो बाहरी बाहर दिख रहा है इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या होती है कोशिका भित्ति? पादप एवं जीवाणु कोशिका में सबसे बाहरी कवर होता है जो कि कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, ये होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। तो ये सिनेरियो देखा अपन, एक बार पूरी अच्छे से साइज देखते हैं, इसका डायग्राम भी समझते हैं। ठीक है, तो एक कोशिका का चित्र बनाता हूँ मैं यहाँ, उसमें मैं कोशिका में जो भी चीज़ें अपने को आगे चैप्टर में जो भी चीज़ें दे रखी है, कुछ भी है जो भी, वो सारा समझाता हूँ मैं उसी डायग्राम के थ्रू। दोस्तों इस डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं अब कि क्या क्या सिनेरियो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ दिखेगा अपने को अपन पूरा समझ लेते हैं इसको, एक सेल को, इसी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसको पूरे को समझ लेते हैं इसी डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले मैंने बताया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है दोस्तों? पादप एवं जीवाणु कोशिकाओं में सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है जो कि कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। फिर उसके बाद उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली जो कि कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। फिर उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या कार्य करता है? इन दोनों के बीच में जेली पदार्थ होता है। किस किस के बीच में? कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच में। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यही इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, रिक्तिका, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है दोस्तों? रिक्तिका होती है किसी भी जंतु पादप कोशिका में एक फ्री स्पेस होता है जिसमें गैस वगैरह का उसका संग्रहण होता है। फ्री स्पेस जिसमें गैस का संग्रहण होता है। फिर उसके बाद में देखें अपन केंद्रक, आवरण और केंद्रक। केंद्रक में क्या? गुणसूत्र, केंद्रिका वगैरह। अब इनके बारे में कोशिका झिल्ली जो होती है वो पारगम्य होती है। इसके द्वारा पदार्थों का आवागमन दोनों तरफ होता है, यानी कोशिका के बाहर की तरफ भी तो कोशिका के अंदर की तरफ भी
पदार्थों का आवागमन होता है किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के द्वारा। इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है जिसमें ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद में केंद्रक आता है। केंद्रक जनरली कोशिका में सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, लेकिन पादपों में कहा जाता है कि बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जो कि 90% तक पार्ट को उस पादप की सेल को कवर करती है। इस वजह से पादपों में केंद्रक थोड़ा साइड में होता है। केंद्रक में क्या क्या होता है? केंद्रक में सबसे पहले केंद्रक आवरण होता है, वो कोशिका झिल्ली की तरह पारगम्य होता है। क्या होता है? पारगम्य होता है, यानी इसके द्वारा भी पदार्थों का आवागमन होता है। पारगम्य इनके अंदर छिद्रित होते हैं, पोर्ड होती है इनकी जो झिल्ली होती है, तो उसके कारण पदार्थों का आवागमन एक दूसरी तरफ होता है। इसमें किस तरफ कि केंद्र से कोशिका द्रव में और कोशिका द्रव से केंद्र में पदार्थों का आवागमन होता है। केंद्र का आवरण हो गया। उसके बाद में केंद्र में क्या क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम जो कि जीन और सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। केंद्रिका जो कि सघन, वो बता सकते हैं अपन इसमें, सघन ठोस पदार्थ है, सघन पदार्थ है जो कि केंद्र में पाया जाता है। ठीक है। गुणसूत्र और केंद्रिका। गुणसूत्र का कार्य बताई दिया अपन ने, जीन का स्थानांतरण करना इसका कार्य होता है। ठीक है। उसके बाद ये आ गया प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं वो दोस्तों प्लांट्स में होते हैं। प्लांट्स में प्लास्टिड, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये नाम सुनेंगे आपने। तो ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो अपने को दे रखा है अपनी बुक में। इसके बाद में अब आगे चलेंगे अपन। केंद्र के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किसके आधार पर? केंद्र के आधार पर। केंद्र के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किस पे? जैसे किसी जीव का केंद्रक विकसित होता है वह किसी जीव का केंद्रक विकसित नहीं होता है। तो जिस जीव का केंद्रक विकसित होता है उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रो यानी आदिम, पुराना, प्रोकैरियोट बोलते हैं। और जिस जीव का केंद्रक विकसित नहीं होता है उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं, यानी विकसित, डेवलप्ड होता है। तो प्रोकैरियोट में कौन कौन से जीव आते हैं दोस्तों? इधर बता देता हूं मैं आपको। प्रोकैरियोटिक में आते हैं अमीबा वगैरह, अमीबा, पैरामीशियम आदि आते हैं। मैं भी अभी पहले देखा था। और यूकैरियोटिक में विकसित जीव, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अपन आगे बढ़े तो प्लास्टिड के बारे में बात होगी। अब अपन दो प्रकार के, एक तो पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हो गई, मैंने बता दी, पादप कोशिका। ठीक है दोस्तों। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है वो भी पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले मैंने बताया अंतर कि कोशिका भित्ति जो होती है, मैं इधर निशान लगाता जाता हूँ उधर, कि ये इधर होती है, इधर नहीं होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके अंदर वाली लेयर कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होती है वो इधर भी पाई जाती है और इधर भी पाई जाती है, यानी जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्या? कोशिका झिल्ली। उसके बाद कोशिका द्रव्य दोनों तरफ पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। उसके बाद में केंद्रक आवरण, गुणसूत्र और केंद्रिका। ये हो गया केंद्रक, ये केंद्रक आवरण, ये हो गया गुणसूत्र, धाग्यनुमा संरचना जो जीन का
स्थानांतरण करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। ये केंद्रिका सघन संरचना, ये केंद्रक आवरण, केंद्रक, गुणसूत्र और केंद्रिका, ये इधर भी पाए जाते हैं और ये चारों इधर भी पाए जाते हैं। उसके बाद में रिक्तिका, रिक्तिका जो होती है, देखो रिक्तिका में अंतर होता है। रिक्तिका पादपों में 90% यानी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसकी वजह से केंद्रक साइड में रहता है, और इसमें छोटी रिक्तिका पाई जाती है कंपेरेटिवली। ठीक है, रिक्तिका पाई दोनों तरफ जाती है, लेकिन इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, इसमें छोटी रिक्तिका पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका केंद्र में होता है। उसके बाद है प्लास्टिड, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो 3 बड़े बड़े अंतर बताए मैंने, क्या क्या? कोशिका भित्ति इधर पाई जाती है, इधर नहीं पाई जाती है, इधर रिक्तिका बड़ी होती है, इधर रिक्तिका छोटी होती है, इधर प्लास्टिड पाए जाते हैं, इधर प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपने टॉपिक की बात। तो इसमें मेनली अपने को क्या ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहीं पे कोशिका के बारे में पढ़ा अपन ने, संरचना एवं कार्य। संरचना एवं कार्य यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। खोज किसने की थी? किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की थी और पादप छाल की कॉर्क में की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन ने आगे पढ़ा कि ईंटों के जैसे दिखती है, लकड़ी के वो मधुमक्खी की छत्ती के बक्से की तरह दिखती है, सजीव होने का कैरेक्टर होती है। फिर आगे अपन ने देखा कि संख्या यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय देखा था, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ये देखा था। फिर उसके बाद में आगे देखा अपन ने अमीबा की संरचना कैसी होती है, उसमें पादाप कैसे निकलते हैं, पादाप के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य थे? गमन और भोजन ग्रहण। ठीक है, उसके बाद में देखा अपन ने कि WBC की आकृति अलग अलग होती है, न्यूरॉन की आकृति अलग अलग होती है, तंत्रिका कोशिका की। फिर अपन ने देखा आकार अलग अलग थे कोशिका के। आकार कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, कुछ mm से लेकर सेंटीमीटर तक आकार भी जा रहा था। अपन ने शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार देखा, जो कि 170 सेंटीमीटर 170 mm लंबा एवं 130 mm चौड़ा होता है। अब अपने एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्या मुर्गी का अंडा एक कोशिका है? तो हाँ, हम बोलेंगे कि हाँ, मुर्गी का अंडा एक कोशिका होती है। कैसे? कि मुर्गी का अंडा जो होता है उसमें ये ऐसे मान लो मुर्गी का अंडा है, इसमें अपने इसको उबालेंगे तो इसका छिलका उतार के देखेंगे, एक वाइट कर्नेल दिखाई देगा अपने को। जो वाइट कर्नेल है वो तो होती है एल्बुमिन प्रोटीन, वो तो होती है एल्बुमिन प्रोटीन। और जो ये होता है योग। तो ये एक कोशिका है पूरी। क्या है? कोशिका। तो मुर्गी के अंडे को अपन कोशिका बोलेंगे, शुतुरमुर्ग के अंडे को भी अपन एक कोशिका बोलते हैं। कोई भी जीव चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करता है। एक कोशिका से कैसे? जैसे अपन देखते हैं नरजनक और मादाजनक। शुक्राणु और अंडाणु। ये दोनों मिलकर जनन करके जाइगोट बनाते हैं। ये क्या है? एक कोशिका है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? एक कोशिका से। और एक कोशिका से शुरुआत होकर एक विशालकाय जीव बन जाता है। और किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व बिना कोशिका के नहीं पाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे टॉपिक में अपन ने ये पढ़ा, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, जो भी टॉपिक था वो पूरा आपका समराइज हो चुका है। ये शब्द पढ़े थे अपन ने टॉपिक में, इससे पूरा समराइज कर लेना टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।